बांकेपुरा और दतिया के उपचुनाव पर कौन जीता और क्यों जीता, और क्या सवाल और क्या जवाब निकल कर आए हैं, इसे जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं दतिया और बांकेपुरा चुनाव में, और इन दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त पड़ी मिली। जबकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गढ़ था बांकेपुरा, और दूसरी तरफ दतिया भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था। अब दोनों चुनाव क्यों हारी, इस पर जरूर विचार करने लायक। चुनाव हारने के कई कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जो राजनीतिक परिवर्तन शुरू हो रहे हैं उसमें चुनाव हारना जरूरी है। क्योंकि जो नया युवा जेएनजी आया है वो जातीय और सांप्रदायिक राजनीति को बाहर कर रहा है, और अभी जितने सत्ता दल हैं ये सारे के सारे, और जितने पुराने नेता हैं ये सब केवल राजनीति जातीय और संप्रदाय की देखते हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी, वो चाहे विश्वनाथ समय की सरकार रही हो अटल बिहारी के समर्थन पे, उस समय भी मंडल कमीशन भारतीय जनता पार्टी की देन थी। पेंशन लोगों की बंद करना भी भारतीय जनता पार्टी की देन थी। पर वो जो जनरेशन था वो धर्म और संप्रदाय को मानता था। वो भारतीय जनता पार्टी की जाति धर्म और संप्रदाय का गेम फला फूला और सत्ता पे पूर्ण बहुमत पे आई। ना तो किसी योग्यता का परिचायक दिया, ना समाज की बात की, कुछ नहीं। केवल कोई बात करो तो केवल पाकिस्तान की बात करते थे। और आज भारत का मीडिया कहता था पाकिस्तान भीख मांग रहा है, जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं उसमें भारत की हालत आप देख सकते हैं। खैर ये तो दूसरी बात है, पर हम बात कर रहे थे दतिया चुनाव की। अब बांकेपुरा चुनाव की बात करते हैं, फिर दतिया चुनाव की बात करते हैं। बांकेपुरा चुनाव में प्रशांत किशोर पांडे चुनाव क्यों जीते, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है, और बांकेपुरा सीट भारतीय जनता पार्टी की रिजर्व जैसी थी, हमेशा जीत होती थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब भी। और वहीं अपने पोलिंग से भी हार गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो अब आपको इसके आंकड़े बताते हैं। मोदी जी ने सम्राट चौधरी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और आम जनता ने देखा कि यह सरकार योग्यता को दरकिनार कर अपराध का महत्व देती है, और कौन कितना बड़ा अपराधी और कितना बड़ा अयोग्य है उसको सत्ता की सिंहासन पर बैठाती है। मोदी जी इस बात के प्रमाण हैं। जिस दिन से मोदी जी ने सत्ता संभाली उस दिन से राष्ट्रपति से लेकर वार्ड मेंबर तक जाति समीकरण का दायित्व संभाले, योग्यता का नहीं। और योग्यता का हनन मोदी जी के पहला सीढ़ी है। अब यह बिहार की जनता ने महसूस किया कि जब भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ तो सम्राट चौधरी के वो बयान वायरल हुए जिसमें वो कह रहा कि जाति पूछकर गोली मारो, अगर मेरे कुशवाहा समाज को किसी ने गोली मारा तो उसके गांव तक जाऊंगा। तो लोगों के समझ में आ गया कि अगर ये सरकार समर्थन में रही आई तो निश्चित तौर पर गांव गांव में आपराधिक गतिविधियां बढ़ेंगी। और लोगों ने एक पढ़े लिखे व्यक्ति का चुनाव कर भाजपा के चेहरे पर करारा मिर्च लगा के तमाचा जड़ दिया। हालांकि इन्हें समझ में नहीं आएगा। अब दूसरी बात दतिया की करते हैं। दतिया चुनाव में नरोत्तम मिश्रा एक कद्दावर नेता थे। पिछले चुनावों में भी कहा गया था कि उनको हराने का श्रेय पार्टी के जो खबरें चल के आ रही थी, लेकिन उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में उन्होंने अपने ही नेता को धोखा दिया, और मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को धोखा देकर उनके नाम पे चुनाव लड़ा और डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री। ये मोदी जी की खास नीति रही है कि जो उनके सामने उनका ही गुणगान करे, उनसे बात ना करे, वही सत्ता का प्रमुख माना जाता था। तो एक बात समझ लीजिए, समय बदलता है और वक्त बदलता है, और समय और जब वक्त बदलता है तो बड़े बड़े बांध पानी के एक रेला में टूट कर ढह जाते हैं। वही हालात दिख रहे हैं।
जो सरकार राजनाथ सिंह का बयान कहता था कि ये यूपीए गवर्नमेंट है, ये इस्तीफा नहीं देती, वो घरों से नहीं निकल रहे, आम जनता के बीच में संवाद नहीं कर रहे हैं। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी भी ने कहा था कि संवाद समस्या का सबसे बड़ा समाधान होता है, पर सत्ता के बैठे लोग लठ को समस्या का सबसे बड़ा समाधान माना। तो उसका कारण क्या? अभी तक ये लठ से क्यों जीतते रहे, ये समझने की बात है। अभी तक जो लठ चलता था जाति संप्रदाय पर चलता था, अब जो लठ उठ रहा है ये जीएनजी पे उठ रहा है। ना तो यहाँ जाति है ना संप्रदाय है, इसलिए यहाँ लठ कमजोर पड़ जाएगा और लठ के सामने लठ खड़ा हो जाएगा और इन्हें रास्ता मिल नहीं पा रहा है। जहाँ ये लठ मारते थे वहाँ आज ये बताते हैं कि इतने पुलिस वालों को भी मारा। तो इसका क्या परिणाम? हमारी प्रशासनिक शक्ति कमजोर हो गई है। हालांकि मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि अपने अधिकारियों पर कोई मारपीट करे, पर इस बात का भी समर्थन नहीं करता कि शांति रूप से आंदोलन करते हुए लोगों पर पुलिस भी मारपीट करे। उन लोगों पर जो देश का भविष्य है और उनकी मांगे शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य की मांग कर रहे हैं, और उसके बदले सरकार डंडा पीट रही है। इसका असर दतिया चुनाव में भी देखा गया। और दतिया चुनाव में एक बात और कहेंगे, जो यादव बार बार भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर सवर्ण समाज को खुले मंच से गाली देता था, उसकी समाज ने ही उसे इतना गालियां दी कि वो बेशर्मी की हद अगर पार किया नहीं होगा तो उसे शर्म आनी चाहिए। दूसरी तरफ दतिया चुनाव में एक सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का भी बयान हमने सुना। वो कह रहे हैं कि अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते तो फासला कुछ और वो होता। तो जितने जातीय समीकरण के नेता हैं उनको मेरा संदेश है, ये नया वर्जन है, ये जाति समीकरण नहीं चलता। आज तो चल गया, और जाति समीकरण का दाव वहीं जहाँ चलेगा जहाँ की उनकी जाति अनपढ़ है और ब्राह्मणों के प्रति जिनके अंदर भाव ही गलत दिखते हों, ऐसे नेताओं का तो आने वाले समय में राम ही जाने। क्योंकि अब ये वर्तमान जीएनजी है, ना तो इसे ब्राह्मण ठाकुर बनिया लाला नहीं, इसे देश का विकास और राष्ट्रीय नेतृत्व एक पढ़े लिखे और अच्छे योग्य हाथों में चाहिए। पर कुछ नेताओं के दिमाग में जातीय कीड़े बुलबुलाते हैं। कुछ नेताओं के पुराने ऐसे वीडियोज हैं जिनके वीडियो के आधार पर ये केवल जाति समीकरण की बात करते हैं, और ये खुद सतना से जो जीते वो जीत इनकी नहीं थी। सांसद गणेश सिंह को कुछ विशेष समाज हराना चाहता था, इसकी वजह से ये जीते चुनाव। और इसका परिणाम यह है कि सतना विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी एक भी विधायक ये ला नहीं पाए। भाषा की विनम्रता और भाषा की गौरवान्विता इस बात को मानती है कि नेता कितना अच्छा है। खैर, हम इस बात पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, पर बात करते हैं भारत की विषम परिस्थितियों पे। इन परिस्थितियों को सरकार को अब मंथन करना चाहिए और शांति से संवाद का रास्ता निकालना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में किसी अन्य देश जैसे आंदोलन हो। और एक बात तो समझना ही होगा सरकार को भी कि अब लठ के दम पर राजनीति बहुत हो चुकी, पानी सर से गुजर गया। लड़के ने अपराध किया और मारा बाप को गया, घर बाप का तोड़ा गया। यह राजनीतिक तालमेल नहीं, ये नृशंस अपराध है। और एक बात बता दें, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था मैंने एक स्लोगन ट्रक के पीछे देखा था, अच्छे कर्म करिए वो आपके पीछे खड़ा है और बुरे कर्म करिए वो भी आपके पीछे खड़ा है। तो अब दूसरी बात करते हैं।